साथियों, अंतिम क्लास में हमने 1857 का जो रिवोल्ट था उसके क्या कारण थे, कॉज, उसमें हमने उसके इमीडिएट कॉज और लॉन्ग कॉज के बारे में देखा। फिर कुछ जगहें पड़ी जहां पे इंडियंस की तरफ से लीडर्स कौन कौन से थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन कौन लड़ा। फिर हमने 1857 का जो रिवोल्ट था उसका इंपैक्ट क्या आया कि भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और जो राज था डायरेक्टली इंडिया पे स्टार्ट हुआ। लंदन की रानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाई और इंडिया का नाम बदल के ब्रिटिश इंडिया कर दिया गया। फिर इसके बाद 1857 के बाद कहने का मतलब बातें चलती हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने अपना काम किया। अभी हम बात करते हैं इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। तो जैसे ही 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ तो दो तरह के लोग निकल के आए। एक लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी हिफाजत नहीं हो पाएगी, उनको बचाना मुश्किल होगा, इसलिए ब्रिटिशर को नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ रानी का राज आया। अभी हमें जो ब्रिटिशर की अच्छी बातें हैं, ब्रिटेन की अच्छी बातें हैं, उनको इंडिया में लागू करना चाहिए। कुछ लोग थे वो बोले कि हम हार गए। कुछ सेकंड तरह के लोग कौन हैं, वो कह रहे हैं कि हम हारे और ब्रिटिशर जीते। उसका कारण क्या है कि अभी हमारे में बहुत सारी कमियां हैं, हम ब्रिटिशर के बराबर सुपीरियर नहीं हुए, हमारे में कमियां हैं। अगर हम ब्रिटिशर को भगाना चाहते हैं इंडिया से तो सबसे पहले हमें अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। हमारे में जो यूनिटी की कमी है, रीजनिंग की कमी है, हम ज़्यादा मॉरली हैं और प्रैक्टिकली कम हैं। तो इन्हीं बातों को अगर हम अपने में से रिमूव करेंगे तो ही जाके हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर को हरा सकते। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1857 के बाद, क्योंकि अंग्रेज ने तो कह दिया कि भाई इसके बाद हम आपके कामों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपने जो करना है कीजिए, नहीं करना ना कीजिए, हमने अपना राज करना है। तो इंडिया वाले उस टाइम के ऊपर अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आएंगे और बहुत सारी मूवमेंट्स इंडिया में आगे आएंगी। हम उस मूवमेंट को पढ़ते हैं एसएससी के एग्जाम में, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है ब्रह्मो समाज। सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। साथियों, हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट समाज है। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की है। कब की है? 1828 में। तो याद रखना है आपने, राजा राम मोहन राय जी, इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो जो राजा नहीं थे, अकबर टू, अकबर वन नहीं, अकबर टू के जो वजीर थे जिनके उनके नीचे काम करते थे, तो अकबर टू की पेंशन कम थी, तो ये कहते हैं राजा राम मोहन राय जी को कि आप लंदन जाइए, लंदन जाके मेरी पेंशन बढ़ाने की बात करिए रानी के साथ। तो इन्होंने पूछा कि मैं मेरी क्या औहदा है कि मैं रानी के साथ जाके बात कर सकूं। तो राजा ने, अकबर ने इनको राजा बना के भेजा, इसीलिए हम इनके नाम के ऊपर उपाधि लगाते हैं राजा। तो राजा नहीं थे कोई किसी स्टेट के, लेकिन उपाधि लगाई राजा की। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को हुआ और जे 1833 में, 27 नवंबर 1833 को कहने का मतलब पूरे हुए हैं। इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की है। इससे पहले, ब्रह्मो समाज से पहले इनकी आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा थी 1814 में, और ये मेनली फोकस करते थे सती प्रथा के अगेंस्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी भाभी को सती कर दिया गया। तो ये बहुत ऐसे थे कि चलो मेरे भाई तो गए लेकिन मेरी भाभी भी चली गई। इसके बाद इन्होंने काफी पढ़ाई की और पढ़ाई में इन्होंने देखा कि उनका कोई बेनिफिट नहीं है और वेदों में कोई बात नहीं लिखी सती के खिलाफ है। इसीलिए हम देखते हैं कि सती प्रथा खत्म कर दी गई।
इन्होंने कास्टिज्म के ऊपर भी काफी जातिवाद के, कोई कास्टिज्म है ही नहीं। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा भी था कि वह जो हमारा ऋग्वेदिक काल था उसमें जो वर्ण बनाए हैं वो प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो प्रोफेशन है और कोई भी बंदा प्रोफेशन चेंज कर सकता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जाके लोगों ने ही उसको बर्थ के ऊपर ले आए। इसके कारण हम देखते हैं कि लोगों में भावना है कि तुम्हारी जाति है, जो मेरी जाति है, ऊंची जाति है, नीची जाति है। तो ये इसके भी क्या है, अगेंस्ट है। और ये विडो रीमैरिज की बात करते हैं कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो उसकी पत्नी को क्या कर देना चाहिए, रीमैरिज करवा लेनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। हम देखते हैं कि जे डेविड हेयर की बातों से काफी खुश थे, डेविड हेयर को अपने साथ रखते थे। और इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। कहां पे? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, इसको आपने याद रखना है। हमने देखा कि इनके अलावा ब्रह्मो समाज के आगे लीडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो पिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, और केशव चंद्र सेन जी, केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना अगर पूछी जाए किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद ये ब्रह्मो समाज दो भागों में टूट गया। एक के मुखी कौन बने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी बने। एक के मुखी कौन बने? केशव चंद्र सेन जी बने। दोनों ब्रह्मो समाज के ही पार्ट थे। एक को बोला गया आदि ब्रह्मो समाज, दूसरा बोला गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो जो आदि ब्रह्मो समाज हैं, हम जानते हैं कि आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की है? वो की है देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ब्रह्मो समाज दो भागों में टूट गया। आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की है? तो केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की है, आपने याद रखना है। साथियों, हम देखते हैं कि इसके अलावा टैगोर जी ने एक और तत्वबोधनी सभा, इसको भी बनाया है। तत्वबोधनी सभा, ये सारी ना एक तरीके की रिलीजियस तो थी, लेकिन साथ में सोशली एक रेवोल्यूशनरी समाज थे, जो जैसे कि चाइल्ड मैरिज की बात करना कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, बच्ची बड़ी होनी चाहिए, सती नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियों को ऊपर लेके आने में ब्रह्मो समाज का बहुत योगदान रहा है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मो समाज के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट समाज बना आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। कब की है? 1875। इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की है। साथियों, जो फोकस करते थे कि इंडियंस जो हैं वो पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर से पीछे चले गए। जो हमारा रिच कल्चर था, जो हमारी बातें थी मॉरलिटी वाली, लोग उससे पीछे जा रहे हैं। तो इन्होंने नारा दिया बैक टू वेदास, नारा दिया बैक टू वेदास, आओ वेदों की ओर चले, आओ वेदों की ओर चले। तो ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो वेदास की बातों के ऊपर फोकस करें, लेकिन साथ साथ में ये चाहते थे कि लोगों में रीजनिंग की क्वालिटी हो। जो एंग्लो स्टडी है, जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, वो भी स्टूडेंट पढ़े। तो इन्होंने दोनों कल्चर को अपनाया कि भाई इंडिया का जो स्पिरिचुअल कल्चर है, मॉरल कल्चर है, और रीजनिंग साइंस वाला कल्चर ब्रिटिशर का, दोनों को मिला के हम देखते हैं डीएवी, द्राविड़ एंड एंग्लो वैदिक, द्राविड़ एंड एंग्लो वैदिक। तो ये डीएवी कॉलेजेस की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, डीएवी कॉलेजेस बनाते हैं। हम देखते हैं कि द्राविड़ एंड एंग्लो वैदिक कॉलेजेस बनाए गए। किन्होंने बनाए हैं? वो बनाए हैं आर्य समाजियों ने। तो मैंने आपको बताया कि ये नारा देते हैं गो बैक टू द वेदास। एक और नारा इनका फेमस है, इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीयों का। इससे मालूम चलता है कि ये थोड़ा नारा ना भी स्पिरिचुअलिटी की तो बात है ही है, लेकिन साथ साथ में नेशनलिज्म की भावना भी ये पैदा करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भारत किसका है? भारतीयों का है। तो सारे लोगों को एक साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो,
जैनी हो, बोधि हो, कोई भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि सभी का भारत है, भारत किसका है, भारतीयों का है। ये दोनों नारा देते हैं। इसके अलावा ये पुराण्स की पढ़ाई को डिसरिगार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि पुराण्स बहुत पीछे आए, हम वेदास के ऊपर फोकस करेंगे। आइडल वॉरशिप के भी अगेंस्ट हैं। ये कहेंगे कोई मूर्ति पूजा नहीं है। आज भी जो आर्य समाजी हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि माना जाता है कि वेदास ने कभी भी मूर्ति पूजा की बात नहीं की। जो वेद हैं उनमें मूर्ति पूजा नहीं था, जो लोगों ने अपने आप बनाया कि मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थी। ये मानते हैं, इसलिए ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट। कोई कास्ट नहीं थी वेदास के समय, तो कास्टिज्म के अगेंस्ट है। कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी। आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में जाके अगर हम पढ़ते हैं तो गुप्ता पीरियड में चंडाल्स का कंसेप्ट आता है। चंडाल्स का आपको बताऊं भी, अनटचेबल्स कौन होते हैं, हु आर अनटचेबल। छूत छात किसको कहते थे। सपोज किसी छोटे, हम वैसे कोई कास्ट छोटी नहीं होती, माना जाता था कि कोई छोटी कास्ट वाले लोगों ने किसी बड़ी कास्ट में शादी कर ली, तो बड़ी कास्ट वाले कहेंगे कि भाई इसके घर पे नहीं जाना, इस बंदे के घर पे नहीं जाना। कोई भी कास्ट वाला इसको बुलाएगा तो हम उसको भी अपने कास्ट से निकाल देंगे, तो बंदे को अलग कर देते थे। तो हम कहते थे ये क्या बन गए, अनटचेबल बन गए। तो आगे जाके वो चंडाल्स बनते हैं, लोग उससे बहुत नफरत करते थे। ऐसे करके अनटचेबिलिटी आई। लेकिन वेदास में, स्पिरिचुअलिटी में कहीं पे भी अनटचेबिलिटी की बात है ही नहीं। तो ये कहेंगे कि हम अनटचेबिलिटी को नहीं मानते। इसके अलावा ये विडो रीमैरिज, पुनर्विवाह के भी क्या थे, पक्षपाती थे। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे गुरुकुल्स खोलते हैं, डीएवी स्कूल्स खोले जाते हैं। इसके अलावा ये शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट भी ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुद्धि मूवमेंट क्या है कि भाई जो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं या कोई और धर्म अपना गए हैं, या सैनिकों ने अपना जो समंदर है उसको पार कर दिया, तो उन लोगों को दोबारा हिंदुइज्म में लाने के लिए ये एक मूवमेंट चलाते, शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट चलाई ताकि जो नॉन हिंदूज हैं उनको दोबारा क्या बनाया जाए, हिंदूज बनाया जाए। हम देखते हैं कि लाला हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त जी, लाला लाजपत राय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, ये सारे बड़े लीडर्स हुए हैं जिन्होंने साथ दिया किसमें, आर्य समाज। तीसरा अगर हम मिशन देखें वो है रामकृष्ण मिशन। तीसरा मिशन कौन सा है, रामकृष्ण मिशन है। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है, स्वामी विवेकानंद। ध्यान में रखना, स्वामी विवेकानंद जी हैं। हम 12 जून का दिन, 12 जनवरी का दिन एज अ यूथ डे के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी क्या है, यूथ डे है। 12 जनवरी को क्या है, यूथ डे मनाया जाता है। हम किसकी याद में यूथ डे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की याद में भारत में यूथ डे मनाया जाता है। क्योंकि छोटी उम्र में ही इनका देहांत हो गया था, लेकिन छोटी उम्र में ही इन्होंने बहुत नाम कमाया, इसीलिए विवेकानंद जी को याद किया जाता है। साथियों, विवेकानंद जी का पहला नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। 1863 से लेकर 1902, लगभग 40 साल, 39 ईयर्स इनकी एज थी जब ये पूरे हुए। और हम जानते हैं कि विवेकानंद जी काफी फेमस हुए जब उन्होंने शिकागो में 1893 में एक पार्लियामेंट थी, रिलीजियस पार्लियामेंट, उसमें क्या दिया, भाषण दिया। तो रिलीजियस पार्लियामेंट में भाषण दिया, उसके साथ वो फेमस हुए। बाद में वो इंडिया आते हैं और इंडिया में आके प्रबुद्ध भारत, इनके अखबार का नाम यहाँ रखना है, इनके अखबार का नाम क्या है, प्रबुद्ध भारत, और दूसरा क्या है, उद्बोधना बंगाली लैंग्वेज में। ये दोनों इन्होंने पब्लिश की हैं, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और उद्बोधना बंगाली में। इनके साथ एक आयरिश वुमेन थी, मार्गरेट नोबल, उन्होंने भी इनका काफी साथ दिया। उनका नाम सिस्टर निवेदिता भी रखा गया। तो ध्यान में रखना, इनके साथ आयरलैंड की वुमेन थी जो उनके साथ रही, उनकी शिक्षाओं को आगे लेके गई। उनकी डेथ के बाद उनका नाम था मार्गरेट नोबल, और प्यार से लोग उनको सिस्टर निवेदिता भी कहते थे। तो हम जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के साथ ही, कहने का मतलब विवेकानंद जी की डेथ के बाद रामकृष्ण मिशन काफी फेमस हुआ। ये दोनों बातें करते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और साथ साथ में नेशनलिज्म की बातें करते हैं। तो इनके जो शिक्षाएं हैं वो दोनों के साथ क्या है, अटैच हैं, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज नेशनलिज्म। चौथी मूवमेंट याद रखनी है, यंग बंगाल मूवमेंट लगभग 1820-30 की बातें हैं, वहां से स्टार्ट हुई।
क्या है इसमें, रेडिकल इंटेलेक्चुअल है। तो रेडिकली बातें हैं कि कैसे हम जो प्राइवेट, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना आपको बताऊं 1820-30 का समय चल रहा है, जो धीरे धीरे कहने का मतलब जो वेस्टर्न अपने मार्क्स के आइडियाज हैं, सोशलिस्टिक आइडियाज हैं, वो आने स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे पनप रहे हैं। तो उसमें इंडिया में एक है तो ब्रिटिशर हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो बहुत छोटी उम्र में, ध्यान में रखो 1809 में इनका कहने का मतलब इन्होंने फाउंड किया था इसको, जंग बंगाल मूवमेंट को। टीचर थे जो हिंदू कॉलेज में टीचर थे कलकत्ता में, छोटी उम्र में ही टीचर बने थे। तो इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी स्टूडेंट्स को बताई और उनसे जैसे कि वुमेन के एजुकेशन के ऊपर काफी बात की, राइट्स के ऊपर काफी बोला उन्होंने। साथ साथ में हम बताते हैं कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अर्ज किया कि हमेशा ट्रुथ के लिए क्या कर देना है, डेथ, मर जाना है। तो ऐसी इनको बात इन्होंने बोली। पांचवा है वेद समाज, वेदा समाज। तो वेदा समाज, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कहा जाता है, ध्यान में रखना, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कहते हैं। स्टार्ट करने वाले कौन है, श्री धरलू नायडू जी। श्री धरलू नायडू जी द्वारा ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ स्टार्ट किया गया। इन्होंने जो ब्रह्मो समाज की बातें थी, राजा राम मोहन राय की बातें, इनको तमिल और तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि साउथ इंडिया में भी जो जो कुरीति हैं उसको दूर किया जा सके। आपको मालूम है तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली भाषा है, तो वहां पे, और तमिलनाडु में इन्होंने ब्रह्मो समाज का प्रचार किया, इसको वेदा समाज कहा जाता। अगला था धर्म समाज, इंपॉर्टेंट है। धर्म समाज के मुखी कौन थे, राधाकांत देव जी। राधाकांत देव जी 1830 में धर्म समाज की स्थापना करते हैं। ये भी मेनली ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने कल्चरली बातें हैं उनको क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था, और जो वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है उसको कहने का मतलब क्या करना था, रोकना था। तो जो पुराने जो बहुत तेजी से ब्रिटिशर्स रिफॉर्म ले रहे हैं ना, ये करना है वो करना है, तो उसके अगेंस्ट लोगों को बताने के लिए बने। तो ये थी कुछ सोशल। अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक। कुछ इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। साथियों, पहले हम मानते थे कि ब्रिटिशर बहुत अच्छी हैं, ब्रिटिशर यही कह के आए कि हम एक सिविलाइज्ड लोग हैं, आप एक बारबैरिक लोग हैं, हम आपको सिविलाइज्ड बनाने के लिए हमें भेजा गया है, तो हम आपको अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को जागृति हुई तो मालूम चला भाई ब्रिटिशर तो हमें लूट रहे हैं, ब्रिटिशर हमारा रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं बहुत सस्ते दामों में, हमें एंड गुड्स बेच रहे हैं बहुत महंगी एज कम्पेयर टू रॉ, तो हमारा रुपया जा रहा है। फिर ब्रिटिशर आते हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं, लेकिन सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में जो रुपया है इंडिया का क्या लेके जा रहे हैं, अपने देश इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। हमारे बहुत ही फेमस दादा भाई नारोजी इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्पंज की तरह है। स्पंज गंगा से अमृत लेती है और लंदन की नदी थेम्स में दे देती। इसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं कि ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूट लूट के, गंगा नदी हमारे लिए पवित्र है, अमृत है वहां पे, तो जो भारत का अमृत है, जो अच्छी चीजें हैं, उसको लूट लूट के कहां पे लेके जा रही है, लंदन में लेके जा रही है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमें बताती है कि कैसे भारत का जो रुपया है वो ड्रेन हुआ इंग्लैंड में। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नारोजी फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन के ऊपर बातें की हैं। बुक का नाम है दादा भाई नारोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको ध्यान रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम है किसकी, दादा भाई नारोजी की। इसके अलावा हम देखते हैं कि आरसी दत्त एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी बुक है, आरसी दत्त की बुक है। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इनको लोक हितवादी भी कहा जाता है। तो पूछते हैं एग्जाम में कि गोपाल हरि देशमुख का और नाम क्या है, तो लोक हितवादी इनको कहते हैं। इन्होंने भी काफी बातें की वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, सोशल आउटलुक के ऊपर।
इन्होंने बातें की कि कैसे हम फीमेल एजुकेशन को बढ़ाएं ताकि वुमेन को क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके। गोपाल हरि देशमुख जब लिटन 1876 में दिल्ली दरबार लगाता है, उसमें भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां पे राजा बन के नहीं जाते बल्कि खादी के कपड़े पहनते हैं ताकि मालूम चले कि आम लोग हैं, आम जनता में हम आए हैं। आगे चलते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस IS। साथियों, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। इसकी स्थापना 1887 में हुई है। इनको महादेव गोविंद रनडे और रघुनाथ राव, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है भाई इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा हुई। इसका पहला सेशन 1887 में रखा गया। साथियों, इन्होंने फोकस किया अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, जो एक लड़का है एक लड़की से ही शादी करे, तो वन मैरिज का कंसेप्ट, मोनोगैमी का कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया, क्योंकि इससे कहने का मतलब जो लड़कियों की हालत है वो क्या होगी, सुधरेगी। इसके अलावा इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर फोकस किया कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा कि आगे जाके यही जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाग बन जाएगी। उसके जो सोशल रिफॉर्म का पार्ट बनेगी कौन, इंडियन सोशल कांग्रेस। अगली एक पार्टी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसको फॉर्म किया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन है, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि महात्मा गांधी जी अपना गुरु किसको कहते हैं, तो गोखले जी को कहते हैं। गोखले जी अपना गुरु किसको कहते हैं, महादेव गोविंद रनडे जी को अपना पॉलिटिकल गुरु कहते हैं। तो ऐसे क्रोनोलॉजी चल रही है। गांधी जी के गुरु कौन है, गोखले जी। गोखले जी के गुरु कौन है, रनडे जी अपने गुरु मानते हैं। तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने बहुत काम किया फेमाइन रिलीफ को लेके, और जो ट्राइबल लोगों की कंडीशंस हैं उसको सुधारने के लिए इन्होंने काफी क्या किया, काम किया। तो हम पढ़ते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट सोसाइटी है अलीगढ़ मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदुइज्म में जो कुरीति है उसको खत्म करने के लिए आया, सिमिलरली इस्लाम में जब मुस्लिम में जो कुरीतियां थी इंडिया में उसको दूर करने के लिए अलीगढ़ मूवमेंट लाई गई। कौन लेके आए, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जी लेके आए। उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में जिसका नाम था तहजीब अल अखलाक। तो इनके अखबार का नाम है तहजीब अल अखलाक। और अलीगढ़ स्कूल, आगे जाके ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनती है। अब इसकी स्थापना की थी किसने, सर सैयद अहमद खान जी द्वारा। साथियों, इसका मेन काम यही था, जैसे कि DAV द्राविड एंड एंग्लो वैदिक कॉलेज थे, तो इनका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो हम देखते हैं कि इस्लाम की पढ़ाई हो लेकिन साथ साथ में एंग्लो पढ़ाई भी हो ताकि दोनों बातें सीख सकें। और आगे चल के ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, बनती है। इसकी एक ब्रांच अभी दिल्ली में भी है। नेक्स्ट है सत्याशोधक समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है सत्याशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले जी ने 1873 में की। तो ध्यान में रखना, सत्याशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले जी ने की है 1873 में। इसका मेन कारण था कि जो साउथ में ब्राह्मण डोमिनेशन चल रहा है उसको कैसे रोका जाए और कैसे जो लो कास्ट एजुकेशन है उसको क्या किया जाए, पढ़ाई दी जाए। तो इन्होंने काफी काम किया है, अनटचेबल्स को पढ़ाने का, शूद्रों को पढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का। हम देखते हैं कि ज्योतिबा राव फुले जी एक ऑर्फनेज अनाथालय भी चलाते हैं, किसके लिए, विडोज के लिए, ताकि उनकी साम संभाल हो सके। साथियों, लास्ट मूवमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, केरला में चली जाए भी। केरला में इसको चलाया गया। मेनली इसका फोकस क्या था, जो केरला में भी ब्राह्मणिज्म है कल्चर उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। आगे हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी काफी मूवमेंट चलाई हैं अनटचेबल्स को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए अनटचेबल्स को, और उनकी एजुकेशनल, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अंबेडकर जी की जो सोसाइटी है उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाया बॉम्बे में 1924 में। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो ऐसे साथियों
हमने आज जितनी भी उस टाइम के ऊपर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली, जैसे कि हमने देखा ब्रह्मो समाज, आर्या समाज, रामकृष्ण मिशन, यंग बंगाल मूवमेंट, वेद समाज, वेल्थ थ्योरी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट, ये सारी बड़ी मूवमेंट थी। आमतौर पर इस पे क्वेश्चन बस यही पूछते हैं किसके साथ अटैच है, आपको इनके नाम, थोड़ी डेट, जैसे कि आर्या समाज कब बना, ब्रह्मो समाज कब बना, डेट्स पूछते हैं, आपने उसको याद रखना है, और बाकी किसके साथ अटैच थी ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कैसे कांग्रेस पार्टी आगे आती है और कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे मूवमेंट करती है, बाद में गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।